नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने ईपीएफओ का एग्जाम डेट फाइनल कर दिया है। अब ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है कि ईपीएफओ का पेपर 2 जुलाई 2023 को होगा। सुबह 9:30 बजे ईओएयू का पेपर होगा और दोपहर को 2 बजे एपीएफसी का पेपर होगा। आज क्या दिन है? आज है 24 अप्रैल 2023 और पेपर कब अनाउंस हुआ है? 2 जुलाई 2023 को। अगर हम मोटा मोटा देखें, हमारे पास 65 से 70 दिन बचे हैं। एक तरफ तो 65 से 70 दिन बचे हैं और दूसरी तरफ अपने पास एक सिलेबस है कवर करने को, जिसमें 16-17 कीवर्ड्स हैं, जो कि अपने आप में एक सिग्निफिकेंट सिलेबस है। ऐसे में काफी लोगों के अंदर एक नेचुरली थोड़ा सा स्ट्रेस आना एक जायज बात है कि मैं इतने कम टाइम में अपना पूरा मेहनत करके भी कैसे मैं इस सिलेबस को पूरा करूंगा। गाइस, सबसे पहली बात कि इसमें स्ट्रेस लेने का कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रेस लेने का बात? क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सारे सवाल ठीक नहीं करने होते। हमें तो इतने सवाल ठीक करने होते हैं कि हम बस बाकी लोगों से ज्यादा नंबर ले लें। दैट इज नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक अच्छी बात यह है कि अगर हमारे पास 65 से 70 दिन बचे हैं तो बाकी सब के पास भी 65 से 70 दिन ही बचे हैं। इट डज नॉट मैटर कि 65 से 70 दिन में हम अपना कितना सिलेबस और कितनी अच्छी तरीके से कवर पाएंगे। व्हाट मैटर्स कि 65 से 70 दिन में हम कुछ ऐसा कर लें, हम टारगेटेड करके कुछ ऐसा कर लें कि हम बाकी लोगों से ज्यादा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। नंबर चाहे कितने भी हो, वो सेकेंडरी बात है। हमें तो बस बाकी लोगों से अच्छा करना है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कुछ लोगों को इसमें एडवांटेज है, जैसे कि यूपीएससी वालों का एडवांटेज है, या किसी ने लेबर लॉज पढ़ लिया उसका एडवांटेज है, या फिर एमबीए वालों का एप्टीट्यूड आता है उसका एडवांटेज है। गाइस, ऐसा नहीं है। इतना इतना डाइवर्सिफाइड सिलेबस है कि एक दो टॉपिक सभी के अच्छे होंगे, एक दो टॉपिक कुछ अच्छे नहीं होंगे। ओवरऑल जो उसका इफेक्ट है आपको वो दिखाई देगा कि किसी को ऐसा सिग्निफिकेंट एडवांटेज या किसी को भी सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज नहीं है। एग्जाम पास कौन करेगा? एग्जाम पास वही करेगा कि जो इस 65 से 70 दिन में अपने आप को कैसे कंडक्ट करेगा। दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। यूजुअली एग्जाम में क्या होता है, यूजुअली किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि हार्डवर्क का एक काफी ज्यादा वैल्यू होता है और थोड़ा सा वैल्यू स्मार्टनेस का भी होता है। लेकिन इस वाले एग्जाम में अब थोड़ा जो स्मार्ट फैक्टर है उसका वेटेज इन द ओवरऑल सक्सेस रेट वो थोड़ा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि आपका हार्डवर्क तो है ही, अब आपको यह भी देखना है कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, आप क्या पढ़ाई करोगे, कैसे आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करोगे जिनसे नंबर भी आएंगे या फिर जिनसे आरओआई बाहर आएगा। इट इज नॉट अबाउट जस्ट हार्डवर्क नाउ, इट इज ऑल्सो अबाउट कि एक स्ट्रेसफुल माहौल में, स्ट्रेसफुल माहौल क्यों? क्योंकि हमें कम टाइम में कुछ परफॉर्म करना है, जिसके लिए एक नेचुरल स्कीम ऑफ थिंग्स में ज्यादा समय मिलता, 6-7 महीने मिलते, उसी चीज को हमें 2-2.5 महीने में करना है। तो हम कैसे ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में अपने आप को कंडक्ट करेंगे, अब इस बात का भी वैल्यू है। बड़े सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि दे विल गिव अप, कि अब इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगा कैसे करूंगा, दे विल गिव अप मेंटली। लेकिन जो इसी दौरान, इसी 65-70 दिन के दौरान जो अपने आप को एक स्मार्टली, एक स्मार्टली या अपने अपने आप को इस तरह कोई अपने आप को इस तरह प्लान करेगा, अपने आप को एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाएगा पूरा प्रिपरेशन का, डिसाइड करेगा कि कैसे करना है, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। नाउ लेट मी कम टू दिस पॉइंट कि अब ये स्मार्टनेस या फिर ये आरओआई बेस्ड अप्रोच, आरओआई का मतलब क्या है कि कम से कम एफर्ट लगा के मैं मैक्सिमम मार्क्स ले लूं, या फिर मैं अपना एफर्ट उन्हीं चीजों पे लगाऊं जहां से मुझे 2 जुलाई को नंबर भी आए, ना कि मैं उन चीजों को पढ़ता रहूं मैं जहां से मुझे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कम हो। इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग नाउ गाइज। लेट्स एग्री ऑन वन थिंग कि टाइम कम है, लेकिन क्योंकि टाइम सभी के लिए कम है और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
देयरफॉर सब बराबर है, हमें तो बस बाकी लोगों से अच्छा करना है। तो ये सोच के सबसे पहले तो अपने दिमाग से हम किसी भी स्ट्रेस को, किसी भी एंजाइटी को, किसी भी इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हटा दिया। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि अब करना क्या है और कैसे हमें अपने आप को इस वाले एग्जाम में हमें प्लान करना है। ठीक है, सो गाइज अब पूरा आपका ये सिलेबस है एपीएफसी का आपके सामने है। ठीक है, उसके अलावा आपका ईओ एओ का सिलेबस है आपके सामने। ठीक है, अब इस सारे सिलेबस को मैंने 17 कीवर्ड्स में डिसाइड कर दिया। सो एपीएफसी का सिलेबस है, ईओ एओ का सिलेबस इज नथिंग बट इसी का एक सबसेट है। अगर ये कर लोगे ईओ एओ अपने आप ही हो जाएगा, अगर आप एपीएफसी कर लोगे तो। ठीक है, सो ये 17 कीवर्ड आपके सामने हैं जो कि आपके एपीएफसी के सिलेबस में है। ठीक है, अब गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले इन 17 के 17 कीवर्ड्स के लिए आपको एक इंडिविजुअल प्लान बनाना है कि मैं किस कीवर्ड के लिए क्या करने वाला हूं। ठीक है, अब उस इंडिविजुअल प्लान है जो, उसके अंदर आपके तीन चीजें मोटा मोटा होंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होगी उस प्लान के अंदर, सेक्शनल टेस्ट। दूसरा क्या होगा उसके अंदर, बुक्स। और तीसरा क्या होगा उसके अंदर, वीडियो क्लास। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मैं पहला कीवर्ड उठाता हूं, मे बी मैं पहला कीवर्ड उठाता हूं, मे बी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में उठाता हूं। फिर मैं अपने आप को देखूंगा मैं कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कहां स्टैंड करता हूं, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड समझने के लिए मुझे क्या क्या करने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कैट का तैयारी किया है, एमबीए में का अच्छा तैयारी किया है, तो उसको अब वीडियो क्लास या बुक्स नहीं देखना है, उसको सीधा जाके सेक्शनल टेस्ट के सवाल लगा देने हैं फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा है कि जिसने पहले इसका पढ़ाई नहीं किया या काफी हिंदी मीडियम से आया है, उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, तो शायद उसको ये करने के लिए सेक्शनल टेस्ट तो करना ही है, इसके अलावा क्लास में जाके उसको उसको समझना भी होगा। ठीक है, एक और दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, मान लो आईआर है। अब आईआर एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। सो आईआर के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं उसको बुक से कर लेता हूं और बाद में जाके मैं उसके सेक्शनल टेस्ट से मैं उसके सवाल लगा लूंगा। लेट्स टेक अनदर टॉपिक, मे बी आई टेक अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग थोड़ा बुक से पढ़ने में कई बार समझ नहीं आता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं वीडियो क्लास से उसको एक बार देख के समझ लूंगा, उसके बाद मैं अकाउंटिंग के लिए सेक्शनल टेस्ट पे जाके सवाल लगा लूंगा। सो गाइज अब इन 17 के 17 कीवर्ड के लिए आपको अपना एक प्लान बनाना कि हर एक कीवर्ड को कवर करने के लिए मेरे लिए क्या काफी है। क्या मैं सीधा सेक्शनल टेस्ट के सवालों पे जाके कूद जाऊं, या फिर मुझे उस टेस्ट के सवालों करने से पहले उसके लिए बुक्स की थ्योरी कवर कर लूं, या फिर मुझे बुक से पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा तो मैं उसकी वीडियो क्लास भी देख लूं। बट गो टॉपिक वाइज टॉपिक, हर एक 17 के एक एक कीवर्ड के लिए अपना आपको प्लान बनाना है, एंड दिस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर किसी ने यूपीएससी का अच्छा तैयारी किया है, उसे पॉलिटी के लिए सीधा सवाल लगाना काफी होगा। ऑन द अदर हैंड कोई एमबीए वाला है, उसने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, तो उसको पहले जाके किताब या क्लास जरूर देखनी होगी पॉलिटी कवर करने के लिए। इसलिए इट्स नॉट अ जनरलाइज प्लान जो सबके लिए अप्लीकेबल है, अपना आपको प्लान देखना है, गो कीवर्ड बाय कीवर्ड। ठीक है, अनदर थिंग गाइज, अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो आप कंप्यूटर नॉलेज आप पढ़ रहे हो, उसमें एक टॉपिक होता है बेस कन्वर्जन, कि कैसे न्यूमेरिकल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। अगर आपको वो पढ़ाई करने से भी वीडियो देख के समझना है तो उसको छोड़ दो। डू नॉट गेट इमोशनल अबाउट टॉपिक्स। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इसके जिद लगा के मैं मेहनत करके इसको करूंगा, नहीं। अगर थोड़ा एक मॉडरेट एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है, उसको वहीं छोड़ दो बस। सो इस तरह एक एक करके आप अपना पूरा सिलेबस खत्म करते चले जाओ। जो भी करो गाइज, वट एवर यू डू, सेक्शनल टेस्ट के सवाल और उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये आपको करना ही करना है। आप उसको नहीं छोड़ सकते, उसको आप नहीं छोड़ सकते। सो गाइज वंस अगेन मैं समराइज करता हूं, मेक अ स्ट्रेटजी विच इज कीवर्ड बाय कीवर्ड। सेकंड थिंग, हर एक कीवर्ड को उसको देखना, उसके आपको अंदर जाके देखना है। अनदर थिंग, किसी भी कीवर्ड को पूरा नहीं छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अकाउंटिंग से अगर डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग पूरा ही छोड़ दो। अकाउंटिंग के अंदर जाओ, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स आप देखो। मे बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पहला चैप्टर है, वो तो कर ही सकते हो, तो उसको कर लो।
उससे भी एक सवाल आपका आ जाएगा। उसके बाद मे बी हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग, मे बी टेक अ कीवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आपको लगता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग छोड़ देते हैं, ओके, लेकिन जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक थ्योरेटिकल आसान टॉपिक है वो तो कर सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को पूरा मत छोड़ो, उसके अंदर जाओ और देखो जहां जहां दिक्कत है बस उसको छोड़ो, न कि पूरे टॉपिक को ही ऑल टुगेदर निकाल दो। ऐसा क्यों मना कर रहा हूं? 120 सवाल हैं, 75 से 80 भी कट ऑफ कई बार जाता है। अगर उसे पूरा का पूरा टॉपिक छोड़ना शुरू करोगे तो वैसे ही आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और उससे आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अपना दिमाग लगाना है, आरओआई जरूर देखना है। आरओआई का मतलब क्या है कि किसको पढ़ के कितना कितना मेरे को आरओआई मिलेगा। अगर आप अभी वोकैब बनाना शुरू करोगे तो इससे बड़ा मूर्खता नहीं होगा। कभी भी हम वोकैब 2 महीने में बैठ के नहीं बना सकते। अगर आप सारे के सारे करंट इवेंट पढ़ना शुरू करोगे बिल्कुल शुरू से, छोटा छोटा भी, नोट अ गुड आइडिया, इतने कम टाइम में नहीं कर पाओगे। सो इन चीजों पे अपने माइंड का प्रयोग करना है। इस चीज पे नहीं जाना कि एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हमने आपको क्या दिया तो आप हर चीज ही कर डालो। हर एक चीज के अंदर जाओ, समझो। यूपीएससी आरटीज के पिछले पीवाईक्यू देखो। अभी 2 अप्रैल को स्टोर ऑफिसर का पेपर हुआ, वो देखो, उसमें इंग्लिश के कैसे सवाल आए हैं, उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कैसे सवाल आए हैं। उनसे भी काफी आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ और किस लेवल पे आप स्टैंड करते हो और कहाँ आपको पहुंचना है। जो ह्यूमन पेरिटस पे एनरोल्ड है लोग, जो हमने आपको कोर्स दिया है, प्लीज बी कॉन्फिडेंट। अगर आप ये कर लोगे तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन इसमें से भी आप सिलेक्टिवली करोगे, मेकअप मेकअप अ प्लान, सी आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, इमोशनल नहीं होना है। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू कुछ और नहीं छूना है, हमने सब डाल के आपको दे दिया है। अनदर थिंग, हमने आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो ऑनलाइन ही प्रॉमिस किए थे, पर हम प्रिंटेड वर्जन भी आपके घर टेस्ट का आपको भेज रहे हैं। और आप घर पे बैठ के पेपर पे शांति से 2 घंटे बैठ के अपना प्रिंटेड फॉर्मेट में भी आप उसको टेस्ट को एक बार आपको अटेम्प्ट अटेम्प्ट करना है। सो अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हैं, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, कुछ और नहीं छूना है। हमने जो दिया है आंख बंद करके वो करना है। हालांकि टाइम अब इतना कम बचा था कि वो भी शायद आप 100% नहीं कर पाओगे, बट डू योर बेस्ट। ऑलरेडी काफी कंसाइज किया हुआ है, सी वट एवर बेस्ट यू कैन डू। सो गाइज फाइनली बिफोर आई वाइंड अप, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, टाइम कम है पर घबराना नहीं है। बस अपने आप को स्मार्टली कैरी करना है। हमें ये अपना स्किल दिखाना कि कैसे एक स्ट्रेसफुल माहौल में मैं मेहनत कर सकता हूं। मैं धीरे धीरे करके कैसे कैसे अपना सिलेबस कवर करूंगा जितना भी हो पाएगा। मे बी 70%, 80%, 60%, बस अपना 100% देना है। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोगों के पास भी 65-70 दिन ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जो एपीएफसी के लिए 5 साल से तैयारी करके बैठा है। सब लोग अभी मेहनत करेंगे, और जो अभी मेहनत करेंगे अपने आप को स्ट्रेस से इफेक्ट नहीं होने देंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, दे कैन कंसीडर, अगर उनके लास्ट के 1-2 महीने छुट्टी छुट्टी लेनी है, दिस इज योर टाइम। बट सी हाउ यू वांट टू डू दैट ऑन प्रोफेशनल फ्रंट। और अपने आप को कैरी करना है, घबराना नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। अनदर थिंग, हर एक थर्सडे को रात को 9 बजे वी डू अ आस्क ऑनलाइन सेशन। ऐसे हम बात करते हैं जैसे आज हम कर रहे हैं, एवरी थर्सडे रात को 9 बजे। लिंक वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां जाके आप ज्वाइन कीजिए, हमसे जो डिस्कस करना है। यू कैन कम गाइज, एंड ऑल द बेस्ट।